जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो आज सेट नंबर ये 7 होगा आपका, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल और आपके एसआई में पूछे जाने वाले सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भाई देखने वाले हैं फिर। ठीक है, तो फटाफट मेरे भाई इस वीडियो को शेयर करिएगा और पहले क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूछा है कि ऐत्रेय उपनिषद के ऐत्रेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे और पांचवें और छठवें अध्याय से संबंधित है और इस सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो सबसे पुराना ऐसे भी देखेंगे तो कौन सा होता है? ऋग्वेद होता है भाई साहब। कौन सा होता है? ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद के बारे में हमने चर्चा अच्छे से किया था भाई। इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल है। 1028 जो है सूक्त है। ठीक है, और उसके बाद से बात करें तो 10,600 जो है इसमें रचाए हैं। कितने हैं? 10,600 जो है इसमें रचाए हैं। ठीक है, इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो जो इसको पढ़ता है उसे होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे होत्री कहा जाता है। हम बात करें सामवेद, तो संगीत का अर्थ जो है किससे है? साम का मतलब भी होता है मेरे भाई संगीत, यानी कि बी जो होगा सामदेव जो होगा वो संगीत से होगा। यजुर्वेद की बात करें तो जिसमें तंत्र मंत्र और जादू टोना का उल्लेख जो है वो किसमें है? यजुर्वेद के अंतर्गत है। अथर्ववेद की बात करें तो भाई साहब सबसे नवीनतम वेद जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? अथर्ववेद माना जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर ये आपका पड़ा था। ठीक, इतना बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है भाषा में थे। तो हम बात भी किए थे भाई साहब अशोक के बारे में अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसके जो अधिकांश भाषा है ना वो किस में है? आपके प्रकृति में है। ध्यान रखिएगा। कितने अभिलेख हैं अशोक के? 14 अभिलेख है ना? कितने अभिलेख हैं? 14 अभिलेख हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसमें बोला है कि पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो सांख्य सिद्धांत के जो लेखक है मेरे भाई वो कौन है आपके? तो वो है आपके वराह मिहिर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही प्रसिद्ध है भाई साहब ये वराह मिहिर, खूब पूछा जाता है। ठीक है ना? हाँ, खूब पूछा जाता है, तो इसका जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला व्याख्या करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है ना? अगला एक निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य जो शैली है मेरे भाई वो है आपका हम्पी। और ये हम्पी पूछा जाता है कि ये हम्पी कहाँ पे है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ये हम्पी कर्नाटक में है। कहाँ पे है? ये जो हम्पी है कर्नाटक है। और इस हम्पी को यूनेस्को द्वारा जो है 1986 में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर स्थल में जो है इसको शामिल किया गया है। ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखिएगा। और बात करें तो कर्नाटक में ही एक राज्य आता है जिसका नाम क्या है? विजयनगर। कौन सा सर? विजयनगर। बहुत बार पूछा जाता है कि विजयनगर की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 में हुआ था। और दो भाई थे भाई साहब। कितने भाई थे? दो भाई थे जिसका नाम था हरिहर और बुक्का। ध्यान रखिएगा, हरिहर और बुक्का ने जो है इस विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। बहुत बार ये भी एग्जाम में आपको पूछ दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें बोला है कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो वो दी थी कौन से मेरे भाई? जहांगीर दी थी। किसने दी थी मेरे भाई? तो ये दिया था आपके जहांगीर ने 1608 में। कब? 1608 में जो है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जो है कैप्टन हाकिन्स क्या आया था? सूरत आया था और यहाँ से इन्होंने व्यापार की अनुमति मांगी आपसे। ठीक है ना? जहांगीर से 6 फरवरी 1613 में। ध्यान रखिएगा, 6 फरवरी कब? 6 फरवरी 1613 में। हालांकि ये डेट महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है ना? हाँ, आपको बस इतना ध्यान रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? जमा मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में है। और यही किसने बनाया था भाई साहब? यही बनाया था आपके सम्राट शाहजहां ने। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर होगा ये। अब थोड़ा सा बात करें हम लोग कि बादशाही मस्जिद किसने बनाया था? तो ये बनाया था मेरे भाई, ये बनाया था आपके कौन? औरंगजेब ने। किसने बनाया था? ये बनाया था भैया औरंगजेब ने। ध्यान रखना, बादशाही मस्जिद लाहौर में किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। और हरियाणा की काबुली बाग मस्जिद, ठीक है, हरियाणा की जो है काबुली बाग मस्जिद, इसका निर्माण जो कराया था वो बाबर ने कराया था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, और किला एक कुहना मस्जिद जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसका निर्माण आपके शेरशाह सूरी ने कराया था। अरे किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने जो है इसका
निर्माण कराया था, ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना? अरे अच्छा लग रहा है तो भाई शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो अगला देखो, इसमें बोला है कि एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसके बाद में उन्होंने सौंप दिया, किसको सौंप दिया था? अच्छा, एनी बेसेंट ने तो स्थापना बनारस सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी थी, लेकिन ये जो है आपका कब किया था ये भी पूछ देता है डेट कभी कभी की, तो ध्यान रखिएगा 1898 में। अरे कितना में मेरे भाई? 1898 में जो है इसने बनाया था, और ये सौंप दिया था जो 1916 में, ठीक है ना। यानी कि 1916 में जो है फिर पुनः इसका क्या होता है, पुनः जो है स्थापित होता है, कब? 1916 में। और किसे सौंप दिया इसने? तो मदन मोहन मालवीय को जो है एनी बेसेंट ने सौंप दिया, ठीक। अगला, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की रोकथाम करने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो जो शारदा अधिनियम है ना, वो है आपके बाल विवाह से, यानी कि जो लड़की होनी चाहिए वो 14 वर्ष की होनी चाहिए, और लड़का जो होना चाहिए वो कितने वर्ष का होना चाहिए? 18 वर्ष का होना चाहिए, तभी इनका विवाह हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विवाह नहीं हो सकता है, और 14 वर्ष से कम, ठीक है ना। तो इसको जो है बालक के विवाह को क्या कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। 14 वर्ष से कम आयु की बालिका और 18 वर्ष से कम आयु के बालक के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया था इस अधिनियम के तहत, ठीक है। अगला है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? तो सभी को पता है, जो विंस्टन चर्चिल था इसी ने जो है इसको भारत भेजा था। कब भेजा था भाई साहब? तो आप जानते हैं कि जो है 1942 में, कितने में? 1942 के में जो है मजदूर नेता स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? स्टेफर्ड, ठीक है ना। स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो है 1942 में मिशन भारत भेजा गया था। और क्यों भेजा गया था भाई? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के लिए, यानी कि भारत की सहायता के लिए जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए ये सब लेकर आए थे क्रिप्स मिशन 1942 में, ठीक है। चलिए अगला, मार्क्सवाद के अनुसार विकास का तीसरा स्तर क्या है? तो है आपका सामंतवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो है मार्क्सवाद का जो है सामंतवाद, ठीक है ना, तीसरा स्तर है। बात करें 11वें नंबर की, तो भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष लागू हुई थी? तो वो हुई थी आपके 1961 में। कब हुई थी? 1961 से 66 तक चला था। कितना तक? 1961 से जो है 66 के बीच जो है ये चला था आपका, ठीक है ना। जिसमें किस पर जोर दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये कृषि पर जोर दिया गया था। अरे किस पर ध्यान दिया गया था भाई साहब? कृषि पर जोर दिया गया था। तो बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा, बोला है कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है? तो आरक्षित नकदी निधि अनुपात जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों का वह न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंकों के आरबीआई के पास क्या किया जाता है? रखना होता है। तो ये इसका बी जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक। अगला है कि बैंक दर शब्द का अर्थ है, बैंक दर, बैंक रेट क्या है भाई साहब? तो ध्यान रखिएगा, ये जो बैंक दर है ये है आपका केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर, इसी को क्या कहा जाता है? बैंक दर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है कि अधिमांग परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो जो अधिमांग होता है, ध्यान रखिएगा, जो अधिमांग होता है भाई वो क्या होता है? तो वो होता है आपके स्फीति अंतराल। क्या होता है? स्फीति अंतराल होता है। स्फीति अंतराल का मतलब कि अधिमांग के परिणाम स्वरूप जो होता है, स्फीति अंतराल की स्थिति जो है पैदा होती है। किसकी स्थिति पैदा होती है? इन्फ्लेशन की स्थिति जो है आपकी पैदा होती है, ठीक है। बाजार में जो कुल मांग की पूर्ति होती है ना, अपेक्षाकृत क्या हो जाती है? मांग जो है अधिक हो जाती है, ठीक है ना। मांग क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, जिससे बाजार में वस्तु की कीमतों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और जब मांग अधिक होगी तो बाजार की वस्तुओं में क्या होगा? बाजार में मांग कुल पूर्ति जो है अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, जिससे बाजार में वस्तु की कीमत वृद्धि हो जाती है, और इससे जो है मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन की स्थिति जो है आपकी क्या हो जाती है? पैदा हो जाती है। तो ये इसका कोई संबंध नहीं है बी का, केवल ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है कि सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था आपका डी निकोलस कोपरनिकस का। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कोपरनिकस के द्वारा। कोपरनिकस ने ये बताया था ना कि सूर्य जो है क्या है? वो केंद्र में है,
सौरमंडल के केंद्र में कौन सा है? सूर्य, जो सूर्य के चारों तरफ ग्रह उपग्रह जो होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं आपके। गैलीलियो ने पृथ्वी को केंद्र माना था भाई साहब, किसने माना, किसको माना था? पृथ्वी को केंद्र माना था, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देशांतर कभी भी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती है। अरे देशांतर जानते हैं ना, ये जो है अक्षांश रेखा है भाई साहब, ठीक है, और ये जो है क्या कहलाती है, यहाँ से सीधा ये देशांतर रेखा कहलाती है। और ये देशांतर रेखा एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती हैं। और ये कभी भी समांतर भी नहीं होती है, देशांतर रेखा कभी समांतर नहीं होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यही इसका राइट हो जाएगा। यही कथन क्या है भैया? गलत है, क्योंकि गलत पूछा है, ठीक है। बाकी ये सारे कथन जो है आपके क्या है? सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, इसे बोला है कि इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो देखिए भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है ना वो सिसिली है। कौन है मेरे भाई? भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपका सिसिली है। और इसी द्वीप पर, ठीक है ना, इसी द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है एटना। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या है? एटना ज्वालामुखी जो है यहीं पे स्थित है आपका, ठीक है। एटना ज्वालामुखी जो है यहीं पे स्थित है, किसने? सिसिली द्वीप पर ही है। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है? तो सुएज नहर, ठीक है, ये बनाई गई है कहाँ पे? आपके मिस्र में। कहाँ पे भाई मेरे? मिस्र में। ध्यान रखिएगा, 1859 से 1869 के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया। किसको? तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और उसके बाद से लाल सागर को क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए सुएज नहर के निर्माण किया गया, ठीक है। मधेसी बहुत चर्चा में है भाई साहब, समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? काफ़ी चर्चा में है उन मधेसी जो है, ठीक है। क्यों? नेपाल के दक्षिणी भाग में जो है मैदानी क्षेत्र में मधेश कहते हैं इसे, और यहाँ निवास करने वाले नेपाली लोगों को मधेसी कहते हैं, ठीक है। यह समुदाय नेपाल के नए संविधान का विरोध करने के कारण क्या है? ये चर्चा में भाई साहब। कौन? मधेसी, यानी कि मधेसी जो है किसको कहा जाता है? नेपाल को। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? सभी को पता है, बांग्लादेश, उसके बाद से चीन, ठीक है, बांग्लादेश के बाद से चीन, चीन के बाद से आपका पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के बाद से आपका नेपाल, ठीक है। तो ये क्रम है इसका, पहले पे ये आ जाएगा, दूसरे पे आपका कौन आ जाएगा? चीन आ जाएगा, तीसरे पे पाकिस्तान आ जाएगा, चौथे पे आपका नेपाल आ जाएगा, पाँचवें पे बर्मा या म्यांमार आ जाएगा, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। ये इसका क्रम है, ध्यान रखेंगे। भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का क्या नाम है? तो भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा जो एक झील नाम था उसका नाम था लोनार। कहा जाता है कि उल्का पिंड के गिरने से ही लोनार झील का क्या हुआ है भाई साहब? निर्माण हुआ है। और इसमें जो पानी होता है कैसा होता है? इस झील का जो पानी होता है वो खारा यानी कि क्षारीय होता है। खारा एवं जो है क्षारीय होता है, ध्यान रखिएगा, खारा एवं कैसा होता है? क्षारीय दोनों होता है, ठीक है, खारा और क्षारीय दोनों होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला है कि इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? तो जानते हैं भाई गंगा है, और गंगा कहाँ से निकलती है? तो इसका उद्गम जो है उत्तराखंड से है। कहाँ से भाई? इसका उद्गम जो है उत्तराखंड से है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्गम कहाँ से है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड का गंगोत्री हिमनद है, वहाँ से निकलती है, और ये बंगाल की खाड़ी में, और ये बंगाल की जो है खाड़ी में होता है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यमुना है, कोसी है, गंडक है, ठीक है, यमुना, कोसी, उसके बाद से गंडक, ठीक है ना, यमुना, कोसी, गंडक और घाघरा जो है इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा। कोसी को जानते हैं बिहार की शोक नदी कहा जाता है, काफ़ी खूब चर्चा में चलता है भाई, खूब गाना बजाते हैं कोसी वाला, एक कोसी तू कुछ हो ना छोड़ लूँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद से अगला है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को रूप में जाना जाता है। देखिए पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है ना उसे बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और जो नई जलोढ़ मृदा है उसे क्या कहा जाता है? तो सर उसे खादर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। पुरानी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, ठीक है। इतना फैक्ट आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे भाई, ठीक। अगला है कि कूलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है आपका? तो ये जो राज्य है भाई वो है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, ये आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। इसका जो है निर्माण जो है 2002 में आरंभ हुआ था, ठीक है, 2002 में आरंभ हुआ था, और 13 जुलाई 2013 से इसकी प्रथम इकाई में परमाणु विखंडन प्रारंभ हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये है, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन से अधिकृत होता है? तो किसी भी राज्य का जो है सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करता है तो अनुच्छेद खूब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 3 के तहत। किसके तहत मेरे भाई? अनुच्छेद जो है 3 के तहत और भाग 1 में है, ठीक है ना।
भाग 1 में है, ठीक है ना, जिसके अनुसार सांसद कानून बनाकर कार्य कर सकता है सांसद के द्वारा। किसके द्वारा? सांसद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो देखिए, जो गणतंत्र है प्रस्तावना में, ये क्या बताता है मेरे भाई? तो जो गणतंत्र है ये बताता है कि देश का प्रधान वंशागत है, नहीं भाई साहब। कि देश का प्रधान संवैधानिक शासक है, नहीं भाई साहब। किस देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है? हाँ देखिए, ये बात होगी, यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि देश का प्रधान जो होता है क्या होता है? निर्वाचित प्रतिनिधि है भाई साहब। क्या है? निर्वाचित प्रतिनिधि है। राष्ट्रपति आप जानते हैं ना कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को अपनाया है अपना यहाँ, ठीक है। और ये लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक होती है राजशाही और एक गणतंत्र होता है, सभी को पता है। राजशाही जिसमें राजा रानी का जो है आमतौर पे अपना राज्य चलता है। गणतंत्र का मतलब ये होता है क्या, कि राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ही एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका का है, ठीक है। जैसे कि कहाँ का है? जैसे अमेरिका के हैं। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव जरिए सत्ता में आता है, और इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किसका? राष्ट्रपति का, जो भारत का सर्वोच्च पद है भाई साहब, ठीक है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो वो होती हैं आपके राष्ट्रपति में। किस में होती हैं मेरे भाई? राष्ट्रपति में होती हैं, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति में ही ये सारी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। कार्यपालक का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह इसका उपयोग जो है संविधान के अनुसार अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही करेगा, ठीक है ना। उसके बाद से भारतीय संविधान के भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में ध्यान रखिएगा, भाग 5 में 52 से 78 तक जो है संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। 52 से 78 तक जो है संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है ना। हाँ, इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? महान्यायवादी का। इनका सबका प्रावधान जो है 52 से 78 के बीच में है, ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तो है भाई साहब, लेकिन विधानसभा नहीं है। आप जानते हैं ये तीनों जो है इसके क्या होते हैं भाई साहब? इसके हिस्से हैं, ठीक है ना। लेकिन ये विधान परिषद जो है आपका नहीं होता है। विधान परिषद में विधानसभा जो होता है राज्य विधानमंडल के भाग हैं। किसके भाग हैं? राज्य विधानमंडल के ये दोनों भाग होते हैं मेरे भाई, ठीक है, राज्य विधानमंडल के। अगला है कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना का प्रावधान किया गया है। तो हमारे यहाँ जो संरचना है मेरे भाई वो कैसी है? तो वो है आपके संघीय। कौन सी है भाई साहब? वो संघीय है, ठीक है ना। यानी कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों में जो संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन संघीय संरचना का प्रदान किया गया है, ठीक है। हाँ, तो इसको ध्यान रखना है। और ये किससे लिया गया है? तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है इसको लिया गया है। अगला कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है मेरे भाई? वो करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। संविधान के भाग की बात करें तो भाग 15 है, ठीक है। भाग कौन सा है मेरे भाई? तो भाग जो है आपका 15 है। अनुच्छेद 324 से लेकर 29 तक, 324 से लेकर 29 तक जो है निर्वाचन के बारे में उपबंध किया गया है, ठीक है। उपबंध किया गया है, ठीक है ना। बात इतना क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त चयन समिति में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में शामिल होते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला है कि जो है, तो बात किए थे भारतीय संविधान की संशोधन, तो भारत राष्ट्रपति के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आपातकाल की घोषणा तो आप सभी को पता होगा मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 की बात करें हम, ठीक है, किसके बारे में बात करें? तो 356 के बारे में बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्र के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार है। और यदि वह संतुष्ट हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही है, तो इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट या उसके बिना राष्ट्रपति की घोषणा कर सकता है, ठीक है। 356। अगला है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किया था CN अन्नादुरई ने। किसने? CN अन्नादुरई ने। यानी इस पार्टी का जो एक जो है क्या है? CN अन्नादुरई, यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है ना, ठीक है, कड़गम जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये राजनीतिक पार्टी है। क्या मेरा है? राजनीतिक पार्टी है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? राजनीतिक पार्टी है।
अरे क्या है, राजनीतिक पार्टी है, ठीक है ना। हाँ, राजनीतिक पार्टी है। इस पार्टी की स्थापना इसने किया था, किसने? CN अन्नादुरई ने किया था, ठीक है ना। और समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा पर आधारित है ये आपके। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले इसका क्या चुनाव चिन्ह, अगर इसका चुनाव चिन्ह पूछ ले तो उगता हुआ सूरज। कौन है मेरे भाई? उगता हुआ सूरज, बहुत ही अच्छा चुनाव चिन्ह है। उगता हुआ सूरज जो है इसका क्या है? चुनाव चिन्ह है, ठीक, ध्यान रखना है। अगला अगला है कि पुलिकली, जिसको बाघ नृत्य कहते हैं, कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाली मुख्य आकर्षक है? तो वो है, ध्यान रखिएगा, वो है आपका कौन सा? ओणम। कौन सा है भाई? ओणम। पोंगल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ये दोनों जगह होता है, ठीक है। एक और जगह होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर जानते हैं तो। और उसके बाद से बिहू जो है असम का है, जानते हैं ना। और बैसाखी तो ये माह का नाम है, ठीक है ना। कार्तिक पूर्णिमा, बैसाखी होता है ना। किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? तो बेलनाकार स्कर्ट जो पहनने का काम करते हैं वो कौन होते हैं? वो है मणिपुरी। कौन है भाई साहब? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी है, ठीक है ना। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये है आपका वैष्णव धर्म, ठीक है ना। वैष्णव धर्म से ये संबंध रखता है आपका। बाकी तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, आप जानते हैं, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य। कथक जो है उत्तर भारत का है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत सरकार की मीरा कहा जाता है? तो वो है आपके महादेवी वर्मा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको जो है मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यामा के लिए जो है हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको दिया गया था, ठीक है। यामा के लिए, किसके लिए? यामा के लिए दिया गया था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये आपको बात ध्यान रखना, कब दिया गया था? 1982 में। बड़ा इसका डेट भी पूछ लिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है वो है कौन सा आपका? वो है आपका भाई खेल के लिए। किसके लिए? खेल के लिए जो है दिया जाता है, ठीक है ना। 1961 में इसका आरंभ होता है। कब होता है? 1961 में आरंभ होता है, जिसमें 15 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और प्रतिवर्ष 15 अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने? 15 अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, 15 लाख रुपये भी दिया जाता है उनको, ठीक। उसके बाद से अगला है कि भारत की क्रिकेट विश्व कप विजेता इनमें से कौन से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे? अच्छा, ये छोड़ दिए। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, ओपेक का मुख्यालय जो स्थित है मेरे भाई, वो है आपके कहाँ पे? वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? अरे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, यहीं पे इसका क्या है? ओपेक का जो है आपका मुख्यालय है, ठीक है ना। और ओपेक में पूछ दे कि कितने देश शामिल है, तो ध्यान रखिएगा ओपेक में जो है 12 देश सदस्य जो है शामिल है वर्तमान में इसके, ठीक है ना। और इसके बाद बात करें कि इसका मुख्यालय आप जानिए ऑस्ट्रेलिया के वियना में है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1960 में होती है। कब होती है मेरे भाई? इसकी स्थापना 1960 में होती है, ध्यान रखिएगा 1960 में, ठीक। अगला, कि भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के लिए समय भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान कौन थे? तो यहाँ विश्व कप विजेता, भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो सभी को पता है भाई, सब कपिल देव थे। ये किसको नहीं याद है मेरे भाई? किसको नहीं याद है? 9 से 25 जून 1983 को आयोजित किया गया था ये, ठीक है। 1983 को, कब? 1983 को, जिस समय का कप्तानी कर रहे थे कपिल देव। उसके बाद से 2011 में जो है मात्र एक कप्तान भाई साहब, बहुत ही इंस्पायर, और महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 2011 में भाई साहब भारत को विश्व कप दिलाया था, ठीक है। चलिए, सलाम है भाई, ऐसे बहुत कम खिलाड़ी मिल पाते हैं, ठीक है। भारत उसके बाद से निम्नलिखित में से किसके साथ शब्द डबल फॉल्ट का संबंध है? तो डबल फॉल्ट का जो संबंध है वो आपके टेबल टेनिस से है। किससे है भाई साहब? लान टेनिस, लान टेनिस बोलते हैं ना इसको, हाँ लान टेनिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी गौरव होने का प्राप्त है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भाई ध्यान रखिएगा, वो है आपकी क्रिस गेल का। किसके है? क्रिस गेल का। वही बात करें अगर वर्तमान में पूछा जाए मेरे भाई, ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे वर्तमान में, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में जो है आपके ये रिकॉर्ड किसका नाम है? रोहित शर्मा के अंतर्गत है, ठीक है ना। वर्तमान में रोहित शर्मा है और पहले जो है कौन है? क्रिस गेल है, ठीक है। अगला देखिए, सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में भी
कहा जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, आयोजित किया गया था। तो सूरजकुंड मेला भाई साहब हरियाणा का प्रसिद्ध मेला है, ठीक है ना। सूरजकुंड मेला जो है भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक शिल्प मेला है, ठीक है ना। ये कितने दिनों तक चलता है? ये मेरे भाई 15 दिनों तक चलने वाला ये मेला होता है, ठीक है। और इसका प्रारंभ वर्ष 1900 कब होता है? 1987 में जो है इसका प्रारंभ होता है, किसका? सूरजकुंड मेला का। उसके बाद से सीरिया की राजधानी, तो बहुत लोगों को दमास्क, बहुत लोग दिमिश्क पढ़े होंगे, यानी कि है तो ऑप्शन नंबर ए ही। ये किसकी है? बहरीन की राजधानी मनामा। अरे बहरीन की राजधानी मनामा। कतर की राजधानी क्या है? कतर। कतर की राजधानी दोहा है। और अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है, किसकी है? ध्यान रखिएगा, इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा है, ठीक। अगला देखें, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। अरे वो इसको मापा जाता है किसमें? वाट तो जानते हैं, शक्ति को मापा जाता है, ऐसे भी देख सकते हैं। पास्कल ये दाब का मात्रक है मेरे भाई। एम्पियर ये धारा का मात्रक है मेरे भाई। तो बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी क्यूरी होगा सर, ठीक है, क्या होगा? क्यूरी होगा। अगला है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पानी की गहराई को मापने के लिए। किसको मापने के लिए? पानी की गहराई को मापने के लिए, ठीक है ना। हाँ, चलिए अगला बात करें तो अगला है, एक तरफ से जानते हैं क्या काम करता है मेरा भाई? एक तरफ से ये सोनार का काम करता है। सोनार जानते हैं ना, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का तापन गुणांक कितना होता है? तो भाई देखिए, 0 से 1 तक प्रत्यास्थापन गुणांक होता है, और जिसका 0 होता है वही पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। और एक अप्रत्यास्थ होता है। तो अप्रत्यास्थ कब होगा? ठीक है, अप्रत्यास्थ कब होगा मेरे भाई? तो अप्रत्यास्थ तब होगा जब ई बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये प्रत्यास्थ गुणांक बोला है ना, एक मिनट में भाई, ये बोला है पूर्णता प्रत्यास्थ गुणांक, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई एक। ध्यान रखिएगा, पूर्णता बोला है तो एक होगा, अगर 0 बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा? 0 बोला तो अप्रत्यास्थ संगठन हो जाएगा। अगर ई का मान, ई से लिखा जाता है इसको, ठीक है, ई का मान 0 से अधिक और 1 से क्या हो? कम हो, तो उस कंडीशन में जो होता है ये वास्तविक अप्रत्यास्थ संगठन होता है। क्या होता है? वास्तविक अप्रत्यास्थ संगठन होता है, ठीक है। और जब 1 होता है तो पूर्णतः प्रत्यास्थ संगठन होता है। और जब क्या होता है? जब ई बराबर 0 होता है तो अप्रत्यास्थ संगठन होता है। ये तीनों ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? वे तन्य और घात वर्धनीय है, बिल्कुल है। वे ताप और विद्युत के क्या होती है? सुचालक होती है, बिल्कुल सही है। इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, बिल्कुल सही है। ये विद्युत ऋणात्मक होती है, नहीं भाई साहब, ये विद्युत धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। अरे ऋणात्मक तो क्या होती है आपकी? सर्वाधिक तन्य घात वर्धनीय किस में पाया जाता है? सोना, चांदी, ठीक है। 1 ग्राम सोना में जो है भाई साहब 1 किलोमीटर तार लगभग बनाया जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखेंगे। अगला है, 1 किलोमीटर की 2 किलोमीटर बताइए। एम कक्षा में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या आप जानते हैं 2n² की जगह पर रखा जाता है, यानी कि K L M रखते हैं। तो पहले वाले में 1 रखेंगे तो एक आए, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दूसरा ये है तो 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 आ जाएगा। तीसरे में रखेंगे तो तितली का 9 9 दूना कितना आ जाएगा? 18। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? 18, ऑप्शन नंबर सी। रेडॉक्स विक्रिया वह विक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण ऑप्शन दोनों एक साथ होता है भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों एक साथ होता है, ठीक है। 49 देखिए, अब इसमें बोला है कि पौधे में पाया जाने वाला नीला बैगनी, आप जानते हैं नीला बैगनी क्या होता है? एंथोसायनिन होता है भाई साहब। क्या होता है? एंथोसायनिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 की बात करें और ये अंतिम प्रश्न है भाई, मज़ा आ गया ना? कुछ समय का पता ही नहीं चला। लिंग निर्धारण का समय उत्तरदायी होता है। अरे लिंग निर्धारण के समय में उत्तरदायी कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा, एलोसोम्स होता है। क्या होता है मेरे भाई? एलोसोम्स होता है, ठीक है। जो एक सामान्य ऑटोसोम के रूप, आकार और व्यवहार में क्या होता है? भिन्न होता है। और मनुष्य में जानते हैं कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। और इनमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम होता है, और 22 जोड़ी क्या होता है? ऑटोसोम होता है। और जबकि 23वां जोड़ी जो होता है और 100 और क्या होता है आपका? वाई होता है, जिसे एलोसोम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एलोसोम कहा जाता है। ऑटोसोम क्या कहा जाता है? 22वें जो जोड़े होते हैं, 22वें जोड़े सूत्र को ऑटोसोम कहा जाता है। 23वां जो जोड़ा होता है उसे एलोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
एरोसोम कहा जाता है। ठीक है, जो लिंग का क्या करता है, निर्धारण करता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए। तो प्लीज़ यार शेयर करो यार, मात्र 100 सब्सक्राइबर बाकी हो गए हैं, शायद 100 सब्सक्राइबर से हमारी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। ठीक है, आपकी वजह से मेरे भाई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।